आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यार बच्चों, सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हो, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो हो सके आपके रास्ते में रुकावटें आएगी, असफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप वापस पीछे हट गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप सफल हो पाओगे। असफलता को सफलता की प्रथम सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, इन्हीं के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़े कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा किसी एक बिंदु से, सभी प्रतिरोधों के, जिससे तीनों प्रतिरोधों के एक एक सिरे क्या है, किसी एक बिंदु से जुड़े हुए, ठीक है, और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, पार्श्ववर्ती संयोजन, ठीक है। या फिर हम यूँ देखें कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम जोड़े, ठीक है, कि उसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कैसा हो, एक समान हो, विभवांतर चेंज ना हो, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कैसा हो, एक समान हो। तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, या पार्श्ववर्ती संयोजन। किनका? प्रतिरोधों का। बात समझ आ रही? हमने यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिए, R1, R2, R3। इनको इस प्रकार से कनेक्ट किया है कि इनके प्रत्येक प्रतिरोध के एक एक सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा I तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका रास्ता चेंज हो रहा है। श्रेणी क्रम में एक समान रास्ता था, यहाँ पर रास्ते बढ़ रहे हैं, तीन भागों में बढ़ गए। तो यहाँ से धारा भी कितने भागों में बढ़ जाती है? तीन भागों में बढ़ जाती है। I1 R1 प्रतिरोध के लिए, I2 R2 प्रतिरोध के लिए और I3 R3 प्रतिरोध के लिए होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में इसको हम हल करेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम जब, ठीक है। अब यहां पर हमने तीन प्रतिरोध लिए, कौन कौन से? R1, R2, R3। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लिए, इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा I1, I2 और I3 हो, तब ये मैं लिख रहा हूं, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। माना तब, ठीक है, ये बात हमने बता दी, क्योंकि धारा यहां से समान रूप से आई थी, लेकिन बैटरी से तो आई धारा मिली थी, लेकिन ये प्रतिरोध अलग अलग है और समांतर क्रम में रास्ते तीन बन जाते हैं, तो धारा तीन भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हम कुल परिपथ की कुल धारा कितनी होगी? परिपथ की कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा के योग के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1, ठीक है। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V बराबर I R, ठीक है, V बराबर I R। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें यदि I का मान निकालना है ना, या करके हम क्या लिख सकते हैं इसको? या I बराबर V अपॉन R, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब इस नियम को हम तीनों परिपथों में या तीनों प्रतिरोधों के लिए लागू करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले हमने इसमें किया था। तो हम यहाँ पर इस डिवाइड कर रहे हैं थोड़ा, ठीक। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए जब इसको हम फॉलो करेंगे तो हमें I का मान क्या प्राप्त होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्रतिरोध के लिए I का मान कितना होगा? देखिए, फर्स्ट प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1, प्रतिरोध R1, लेकिन विभवांतर तो V तीनों में समान है, तो क्या हो जाएगा? के लिए ये हो जाएगा I1 बराबर
V अपॉन R1 समीकरण 2। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड प्रतिरोध के लिए, सेकेंड प्रतिरोध के लिए ये क्या हो जाएगा, धारा कितनी I2, ये हो जाएगी I2 बराबर V अपॉन R2 समीकरण 3। थर्ड प्रतिरोध के लिए, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड प्रतिरोध के लिए अब देखिए यहाँ धारा कितनी बह रही है I3, ये हो जाएगा I3 अपॉन बराबर V अपॉन R3 समीकरण 4। समीकरण 1 में मान ऐसा लिख सकते हैं ना, रखने पर, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 से, एक ही बात है। तो देखिए समीकरण 1 ही रहा है ना, तो क्या हो जाएगा I बराबर I1 का मान कितना है, ये रहा V अपॉन R1 प्लस I2 का मान कितना है, V अपॉन R2 प्लस I3 का मान कितना है, V अपॉन R3। ओके, I बराबर V कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि, यहाँ लिखेंगे हम, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, तब जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो गया। तो I के स्थान V अपॉन R लिख देंगे हम, तो लिखे हम अतः, इसको हम नाम दे दें समीकरण 4, समीकरण 4 से। तो I का मान यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, I के मान रखेंगे तो हो जाएगा V अपॉन R, ओके, बराबर V अपॉन V, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो ये हमारी समीकरण हो जाएगी, है ना। अतः परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में हमें जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम प्राप्त होता है, वह अलग अलग परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। ठीक, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।